नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज की मुख्य तौर पर हम किन बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं, किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोल्ड ज्वेलर्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। आयकर विभाग को शक है कि गोल्ड के बढ़े हुए भाव का फायदा उठा करके कई ज्वेलर्स ने टैक्स की चोरी की है। इसी शक को लेकर के कई ज्वेलर्स आयकर विभाग के अब रडार पर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एयर इंडिया के ऑडिट पर आई हुई डीजीसीए की एक रिपोर्ट पर। और आपको बता दें, इस ऑडिट में एयर इंडिया में सुरक्षा से जुड़ी करीब 100 लापरवाहियां पकड़ी गई हैं। इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। अगली खबर रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के बयान से जुड़ी हुई है। डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि कुछ बैंक और एनबीएफसी जल्द ग्रोथ के लिए अनैतिक तरीके अपना रहे हैं। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में ये पूरा मसला है क्या। इसके बाद डिफेंस इंडेक्स में आई गिरावट पर भी बात होगी। जिस तरीके से जो है गिरावट बीते दिनों के अंदर यहाँ पर देखने को मिली है। जून के अंत से अब तक इंडेक्स में 11% की गिरावट आ चुकी है। अंशुमान सर से समझेंगे कि डिफेंस शेयरों में आखिर में ये गिरावट देखने को मिली क्यों है। अगली खबर जुड़ी हुई है टाटा मोटर्स और इवेको की डील से जुड़ी हुई। ये डील 4.5 अरब डॉलर में हो सकती है। अंशुमान सर से समझेंगे कि इस डील के बाद क्या कुछ बदलेगा। और सबसे आखिर में बात होगी ट्रंप के टैरिफ पर। जी हाँ, इस पर क्या कुछ नई अपडेट्स है और भारत को लेकर के ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी है, क्या इसके मायने हैं, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे गोल्ड से जुड़ी हुई खबर के साथ। लेकिन ये गोल्ड की कीमतों से जुड़ी हुई खबर नहीं है। जी हाँ, इस साल गोल्ड की कीमतों में आई तेजी के बाद कई ज्वेलर्स आयकर विभाग के रडार पर हैं। आयकर विभाग को ये शक है कि ज्वेलर्स ने गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उठाते हुए अमाउंट में हेर फेर करके अपने मुनाफे उतने नहीं बताए जितने कि हुए हैं। आयकर विभाग इसी हेराफेरी की जांच कर रहा है। सर, आयकर विभाग को किस तरह की टैक्स चोरी का शक है यहाँ पर? विपुल जी, ये बड़ा दिलचस्प है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्वेलर्स के अकाउंट में एक बड़ा दिलचस्प खेल पकड़ा है और इस खेल के जरिए ये माना जा रहा है कि उन्होंने टैक्स की बड़ी चोरी की है। ज्वेलर्स से क्या कर रहे हैं कि चूंकि सोने की कीमतें ज़्यादा हैं, तो जब वो स्टॉक बंद करते हैं उस समय अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को और बहुत सारे ऐसे तरीकों से जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कम दिखाते हैं, जिस पर प्रॉफिट कम हो जाते हैं और उस प्रॉफिट पर टैक्सेस कम पे करने पड़ते हैं। जबकि इस बात की अनुमति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम का कानून नहीं देता है। जो जिस एवरेज प्राइस पर प्रॉफिट का कैलकुलेट करते हैं ज्वेलर और जिस पर टैक्स चुकाते हैं, उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, क्योंकि उसे छिपाने के लिए और स्टॉक की वैल्यूएशन घटाने की कोशिश की जाती है। और इसको लेकर अब मुंबई के जो कई ज्वेलरों के यहाँ पड़ताल हो रही है और जांच हो रही है। और इससे पता चलेगा कि ये जो पूरा वैल्यूएशन का खेल है ये कितना बड़ा है और इस पर किस तरह से कितने टैक्स की देनदारी बनेगी। पर भारत भर के ज्वेलर्स में इसको लेकर काफ़ी सनसनी है, चर्चा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ इनकम टैक्स ने पकड़ी है जो आमतौर पर अभी रडार से बाहर थी। इस बीच इस साल कपास के उत्पादन में आई कमी की वजह से कपास के इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ब्राज़ील से बढ़ गया है। फसल वर्ष 2023-24 में हुए इंपोर्ट से अगर हम तुलना करें तो इस साल ब्राज़ील से इंपोर्ट में करीब 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ब्राज़ील से सिर्फ 67,000 गांठ कपास का इंपोर्ट हुआ था और इस साल 6.5 लाख गांठ से ज़्यादा का इंपोर्ट हो चुका है। ब्राज़ील के अलावा इस साल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और माली से भी कपास के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। सर, ब्राज़ील के कपास इंपोर्ट बढ़ने के पीछे की क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं?
बोल जी, कपास इंपोर्ट की खबर के कई सारे आयाम है जो समझना जरूरी है। पहली चीज तो है कि भारत कपास का निर्यातक था, आयातक हो गया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण फसल है जिसका जो कच्चा माल है कपड़ा उद्योग के लिए, सूत उद्योग के लिए, और विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर जा रही है देश से बाहर। ये एक चुनौती का सवाल है। दूसरी बात यह है कि ब्राजील से भारत के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें आप ये मान सकते हैं कि शायद ब्रिक देशों के बीच जो कारोबार को बेहतर करने की कोशिशें चल रही हैं उसका एक दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि ब्राजील से रिकॉर्ड 10 गुना बढ़ा है। हालांकि भारत का प्रमुख आयात जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है, बढ़ोतरी वहां भी दिखाई देती है। तो ब्राजील की कपास इकोनॉमी को, कॉटन अर्थव्यवस्था को भारत की तरफ से थोड़ा समर्थन मिल रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो संसद को इस जानकारी दी गई, जो इसमें नहीं थी, जिस पर हम लोगों ने कल विपुल जी चर्चा की थी, कि जो खरीफ की बुआई के सोई के आंकड़े हमारे पास आए हैं उनमें कपास की बुआई पिछड़ी हुई है पिछले साल की तुलना में। ऐसी स्थिति में कपास का आयात बढ़ना भारतीय बाजार में कॉटन की कीमतें तो बढ़ाएगा ही, विदेशी मुद्रा भी बढ़ा के पर भी दबाव बनाएगा, और इसका असर हमें आने वाले समय में सूती कपड़ों की और जो कॉटन के तमाम प्रोडक्ट हैं उन पर दिखाई देगा। साथ ही अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया के ऑडिट में सुरक्षा को लेकर के करीब 100 लापरवाहियां पकड़ी हैं। 12 जून को एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने कंपनी के सभी विमानों का ऑडिट किया। ऑडिट में पकड़ी गई लापरवाहियों में 7 लापरवाहियों को लेवल 1 की लापरवाही माना गया है, जिसे डीजीसीए के प्रोटोकॉल में सबसे गंभीर माना जाता है। सर, कहाँ खामियां पकड़ी गई हैं, और ये तो काफ़ी गंभीर मामला सामने आया है। बेहद गंभीर है, और एयर इंडिया में जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो इस तजुर्बे का से खुद अपने तजुर्बे से बता सकते हैं कि एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया की सर्विस कैसे मैनेज होती है और कैसे चलाई जाती है। और अब अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो शायद हमें पता ही नहीं होता कि डीजीसीए की रिपोर्ट बता रही है कि एयर इंडिया के इंजीनियर समय पर अपने विमानों के पुर्जे तक नहीं बदलते हैं, जो लेवल 1 की लापरवाही है। इसके अलावा पायलट्स को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणियां हैं, सवाल उठाए गए, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, सिमुलेटर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, पायलट्स के रोस्टर और ड्यूटी ठीक नहीं है, तकनीकी रखरखाव में विमानों के तकनीकी रखरखाव में लापरवाही की जाती है। और ये बेहद खतरनाक भी है, जोखिम भरा भी है, क्योंकि विमानों की रखरखाव में इस तरीके की कमियों की उम्मीद की अपेक्षा एयर इंडिया से नहीं की जाती है। अब ये पेंडोरास बॉक्स, अब ये पिटारा खुला है, और खुलने के बाद भीतर से बहुत सारे सच निकलकर सामने आ रहे हैं जो एयर इंडिया के ब्रांड के लिए बेहद खराब हैं और एयर इंडिया की साख के लिए बेहद खराब है। डीजीसीए इसके बाद शायद एयर इंडिया को नोटिस भेजेगी, और ये पता चलेगा कि इसमें से की मॉनिटरिंग और ऑडिट के बाद कितनी चीजें ठीक की गई। इधर रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से वैकल्पिक निवेश फंडों में होने वाले निवेश के नियमों में बदलाव किया है। निवेश के नियमों में कुछ ढील दी गई है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी अब किसी एआईएफ स्कीम में 10% तक का निवेश कर सकेगा। इसके अलावा एआईएफ स्कीमों में बैंकों और एनबीएफसी के निवेश की लिमिट को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। सर, पहले तो ये समझाइए कि एआईएफ है क्या, और रिजर्व बैंक को आखिर में ये नियम बदलना क्यों पड़ा। सेबी ने एक नए निवेश के चैनल की एक नए निवेश प्रोडक्ट की इजाजत दी है, जिसको एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। इसमें ये एक नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो सामान्य से बड़े या औसत से बड़े जो निवेशक हैं, जिसमें एचएनआईज भी हैं, म्यूचुअल फंड भी हैं, बैंक्स हैं, उनसे फंड्स कलेक्ट करते हैं। अलग अलग एसेट क्लास में, इसमें प्राइवेट इक्विटी भी हो सकता है, इसमें वेंचर कैपिटल भी हो सकता है, हेज फंड्स का पैसा भी हो सकता है, रियल एस्टेट का भी पैसा हो सकता है, और ये पैसा अलग अलग जगह अलग अलग एसेट्स में निवेश किया जाता है। अब चूंकि निवेश का एक नया दौर निकल रहा है, जिसमें कि एसआईएफ बाजार में पूंजी की, कैपिटल के निवेश की मांग को पूरा करेंगे, तो स्वाभाविक है कि बैंक और एनबीएफसीज इसमें निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। आरबीआई ने जो नए नियम तय किए हैं, उस हिसाब से 10% से ज्यादा के निवेश की छूट बैंकों को और नॉन बैंकिंग कंपनियों को नहीं दी गई है, ताकि इस एआईएफ में जो जोखिम है उसको सीमित किया जा सके। और एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन, अगर अलग अलग स्कीमें हैं जहां से पैसा डाला जा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड, कोई बैंक के पास अलग अलग बैंकों से जा रहा है, तो 20% से ज्यादा कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। जी, इधर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जी ने कहा है कि छोटी अवधि में सफल होने के लिए कुछ बैंकों और एनबीएफसी का मैनेजमेंट अनैतिक तरीके अपना रहा है, जिस वजह से रिजर्व बैंक को बैंकों पर निगरानी बढ़ानी पड़ी है। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक कई बैंक और एनबीएफसी रेगुलेशन को लेकर के
लापरवाह नज़र आ रहे हैं। सर, ये किस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया है? ख़ासतौर से रिजर्व बैंक ने अगर जिक्र किया है तो वो निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर मामला है। हाँ, डिप्टी गवर्नर का बयान खासा महत्वपूर्ण है। उनका एक कहना है कि अनैतिक तरीके अपना रहे हैं, पर उन्होंने कोई अनैतिक तरीकों का जिक्र नहीं किया कि बैंकों के भीतर क्या हो रहा है। थोड़ा डराने वाला, चिंताजनक भी है कि अगर बैंक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आरबीआई ये मान रहा है कि अनैतिक है, तो वो क्यों कर रहे हैं, इस पर सवाल उठता है। लेकिन जहां तक समझा जा सकता है, उनकी पूरी स्पीच के में बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ने की कोशिश की जाए तो स्पीच को सुनते हुए ऐसा समझ में आता है कि 3-4 चीजें हैं जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। एक है क्रिएटिव अकाउंटिंग, जिसके जरिए बैंक अपने खातों में जबरदस्त हेरफेर कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक आपके सामने का उदाहरण है। इंडसइंड बैंक ने कैसे अपने घाटे को छुपाया था, वो सामने आया और उसके नतीजों पर हमें दिखाई दिया बैंक को, और उसका नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ा। तो ये पहली चीज़ है, खुलकर कहना चाहिए था, नहीं कहा गया, पर उनकी बातचीत से पता चला कि क्रिएटिव अकाउंटिंग बैंकों के अंदर बढ़ रही है। अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी के गंभीर इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया। दूसरी चीज़ यह है कि जो रेगुलेशंस दिए जाते हैं आरबीआई की तरफ से, उनको अपने ढंग से बदल उनकी अपनी व्याख्या कर ली जाती है बैंकों में। उन्हें उनकी लेटर एंड स्पिरिट में या उनकी मूल धारणा में लागू नहीं किया जाता। उसे अपने तरीके से बैंक बदल देते हैं, जो एक बैंकों के लिए और ग्राहकों के लिए बड़े जोखिम की बात है। और तीसरी चीज़, ये महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आई है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है बैंक जो अपना रहे हैं, उसमें काफ़ी चूक है, उसमें काफ़ी बड़े छेद हैं, जिससे कि सामान्य ग्राहकों के लिए और बैंकों की जोखिम के लिए खतरा होता है। इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। इस पर आरबीआई लगातार बैंकों से कह रहा है कि बोर्ड्स को और ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए इंटरनल नियंत्रण के लिए, जो नहीं दिख रहा है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कहना था कि बैंक अगर ऐसे अनैतिक काम करेंगे तो फिर लोगों के बीच में उनके साख में में कमी आएगी। तो मामला तो थोड़ा गंभीर है, पर थोड़ा और खुलकर अगर आरबीआई गवर्नर ने बताया होता, डिप्टी गवर्नर ने बताया होता, तो शायद और ज़्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार चीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में निवेश की शर्तों में अब कुछ ढील दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की वजह से वैश्विक स्तर पर बदले हुए परिदृश्य और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की घरेलू योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार चीन की कंपनियों को कुछ ढील दे सकती है। 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत में चीन की कंपनियों के लिए सख्ती बढ़ाई गई थी। सर, चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश आखिर में हो क्यों रही है? चीन को लेकर सरकार की दुविधा समझ में नहीं आती। बड़ा पशोपेश असमंजस सा है। एक हाथ कुछ करता है, दूसरा हाथ कुछ कर रहा है। चीन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन रेयर अर्थ नहीं दे रहा, चीन स्पेशल फर्टिलाइजर नहीं दे रहा। वो बात एक तरफ है। भारत की तरफ से बार बार चीन के पास जाकर चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें एक तरफ है। दूसरी तरफ अब ये हिस्सा भी है। दुविधा अंदर ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं आया। अभी हमने पीएलआई के जो ताज़ा परफॉर्मेंस थे उस पर चर्चा की थी। बोनस पॉइंट में बताया था कि जैसे पीएलआई की छूट खत्म हुई, उसके बाद भारत से निर्यात गिरने लगा है। अब चूंकि अमेरिका का दबाव है, अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हैं, टैरिफ आने वाले हैं, ऐसी स्थिति में भारत फिर इस कोशिश में है कि किसी तरह चीन से निवेश आमंत्रित किया जा सके। आपको याद होगा विपुल जी, पिछले साल जब सर्वे आया था, भारत का इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और कुछ हद तक विवादित सी टिप्पणी की गई थी और एक कहा गया था कि जब चीन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामानों का, हमारी इंपोर्ट निर्भरता चीन के ऊपर इतनी ज़्यादा है, फार्मास्यूटिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर सेल्स में, तो फिर हम उनसे निवेशी क्यों नहीं मंगा लेते हैं? उनकी कंपनियों को यहाँ निवेशी कर लेने दिया जाए, तो इससे कम से कम भारत में रोजगार बनेंगे आगे, और भारत के अंदर आर्थिक प्रगति होगी उस निवेश से। शायद वो बात कहीं ना कहीं घूमकर पहुंची है, क्योंकि यह मामला अभी ताज़ा चर्चा में इसलिए आया कि जो भारत की कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो चीन की कंपनी लॉन्गशेयर के साथ एक ज्वाइंट वेंचर स्टेब्लिश करने जा रही है। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि ज्वाइंट वेंचर चीन मेनलैंड चाइना से आने वाली कंपनी के जरिए नहीं होगा, बल्कि लॉन्गशेयर की जो सिंगापुर सब्सिडरी है उसके जरिए किया जाएगा। तो दुविधा है सरकार के भीतर कि चीन को लाया जाए कि ना बुलाया जाए। निर्भरता तो है ही बहुत, अगर ना भी बुलाया जाए तो कच्चा माल और सामान तो आ ही रहा है। आने वाले समय में हम इसमें कुछ थोड़ी उदारता होते देखेंगे, जहां कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को शायद वरीयता के आधार पर सरकार मंजूर करेगी चीन की कंपनियों के लिए। इस बीच मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आई तेजी के बाद अब डिफेंस शेयरों पर दबाव बना हुआ है। जून अंत से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 11% तक टूट गया है।
जून में ये 9,195 के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया था, जो अब घट करके 8,000 से नीचे आ गया है। जुलाई के दौरान कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है। सर, पहला तो प्रश्न जो है वो यही रहेगा कि डिफेंस स्टॉक्स में कितनी गिरावट देखने को मिली है और इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? डिफेंस स्टॉक्स का और डिफेंस सेक्टर का मेल्टडाउन महत्वपूर्ण इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको पुल याद होगा कि भारत के में जनवरी के बाद से भारतीय बाजार के जो सिरमौर थे, सबसे उत्साहित सेगमेंट था ये था वो डिफेंस स्टॉक्स का ही था। हालांकि कई सारी चुनौतियां उस समय भी थी डिफेंस कंपनियों में, लेकिन बाजार अपने जोश में आगे चल रहा था और उसका असर हमने म्यूचुअल फंड पर भी देखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी कई डिफेंस थीमेटिक फंड आए जिन्होंने ने लोगों से पैसा लिया और माना गया कि भारत की डिफेंस कंपनियां रिकॉर्ड निर्यात करेंगी और मुनाफा कमाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी अगर हम आंकड़े करीब से देखें तो पहली छमाही में निफ्टी इंडिया के इंडेक्स ने करीब 35% के आसपास का रिटर्न दिया था, जो आंकड़े बताते हैं। लेकिन जून के अंत से इंडेक्स में 11% की गिरावट आई है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज, मझगांव डाक, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक 13 से 18% गिर चुके हैं, जो आप विपुल जी बेहतर रोज ट्रैक कर रहे हैं और बता रहे हैं। एचएल और बीईएमएल में करीब बीईएमएल और बीएल में 6 से 8% की गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निर्यात को लेकर अति आशावाद था भारतीय कंपनियों के बीच में। बहुत सारे निवेशकों को नहीं पता था कि ऑर्डर बुक होना और ऑर्डर को डिलीवर करने के बीच में बड़ा लंबा फर्क होता है। सरकार जब कुछ खरीद का फैसला लेती है और उसको बजट अप्रूव करती है, उसमें महीनों निकल जाते हैं। सरकारी समर्थन दिख रहा था, थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर की फ्रिंजी थी, इसके कारण बाजार में डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आई। म्यूचुअल फंड और बड़े निवेशकों ने जून जुलाई में 1700 करोड़ की बिकवाली की और यहीं से गिरावट शुरू हुई, क्योंकि तब यह समझ में आ गया कि स्टॉक्स ओवरबॉट थे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स में देरी है, क्षमताएं सीमित हैं। मध्य पूर्व इजराइल में तनाव कम होने के बाद डिफेंस को स्टॉक्स को लेकर जो सेंटीमेंट बना था वो कमजोर हुआ और इसकी वजह से हमने जून के बाद इन सारे स्टॉक्स में तेज गिरावट देखी। और अब वो बड़े निवेशक जो बता रहे थे कि डिफेंस में बहुत उत्साह है, बहुत दम है आगे आने वाले समय में, वो भी मान रहे हैं कि नहीं, वास्तविकता और मैक्रो और फंडामेंटल्स कंपनियों के इतने बड़े इसकी इतनी कीमत, इतनी बढ़ोतरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जी, अब सर डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के म्यूचुअल फंड क्या रुख अपना रहे हैं और यहाँ से अगर हम देखें तो भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के? विपुल, आप करीब से बाजार को देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी बिकवाली की है डिफेंस स्टॉक में। हमने बताया आपको 1700 करोड़ की बिकवाली तो म्यूचुअल फंड नहीं की। सोलर इंडस्ट्रीज, जेन टेक्नोलॉजीज, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डाक, इनमें सब में म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड से मान रहे हैं कि उनके इस स्तर तक कीमतें चली गई थी, उसके बाद अब इनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की क्षमता, दम नहीं बचा था, इतना बारूद नहीं बचा था कि ये स्टॉक इतने ऊपर जा सके। इसलिए जुलाई में 7 स्टॉक्स में नई खरीदारी केवल 100 करोड़ रुपए के आसपास सीमित रही, ऐसे आंकड़े हमें पता चल रहे हैं। थीमेटिक रक्षा फंड, डिफेंस फंड्स को भी देखें तो इन्होंने 3 महीने में 38% तक रिटर्न दिया है, 6 महीने में 30% रिटर्न दिया है। इसमें मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड ETF है, HDFC का डिफेंस फंड है, आदित्य बिरला का फंड है। लेकिन अब हाल में गिरावट के बाद इन सारे फंड्स में अस्थिरता बढ़ रही है। जून के अंत से ये भी वोलेटाइल हो रहे हैं। HDFC डिफेंस फंड का AUM करीब 6,600 करोड़ के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल और आदित्य बिरला के फंड का ये जो फंड्स है उनका AUM करीब 4,400 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। रक्षा म्यूचुअल फंड, जो भी डिफेंस म्यूचुअल फंड है, वो लगभग ऐसा लग रहा है कि हाई रिस्क जोन में है और अब ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं, जिन्हें लंबे समय में ऑर्डर मैच्योर होने के बाद, कंपनियों के पास ऑर्डर आने के बाद डिमांड बढ़ने की और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन निकट भविष्य में अब रिटर्न की बड़ी अस्थिर रहने के संकेत मिल रहे हैं। तो अभी भविष्य को लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी सर अभी? हाँ, भविष्य के लिए निश्चितता इसलिए रहेगी क्योंकि जैसा आप देखें ना, डिफेंस कंपनियों के पास सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सरकार का खर्च है। सरकार ही उन्हें ऑर्डर देती है, पर एक डिफेंस ऑर्डर आने में, उसको एग्जीक्यूट होने में, ऑर्डर बुक को कैश में बदलने में और उसकी का पेमेंट और भुगतान आने में बेहद लंबा समय लगता है। तो बाजार में जो यूफोरिया, जो उत्साह था, वो ऑर्डर्स के आधार पर था और कुछ ये भी माना जा रहा था कि चूंकि इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, दुनिया में कई जगह सुरक्षा संबंधी दिक्कतें हैं और भारतीय कंपनियों को निर्यात के बड़े ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन डिफेंस
डिफेंस की डील्स, आपको पता है, सबको पता है, डिफेंस की डील ऐसे नहीं होती हैं, उसमें लंबा समय लगता है, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, और वो वास्तविकता धीमे धीमे अब बाजार में बैठने लगी, और बाजार को ये समझ में आया कि डिफेंस स्टॉक्स इतने भी उत्साही तौर पर खरीदने लायक नहीं है, और इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने भी, खासतौर से बड़े म्यूचुअल फंड्स ने भी डिफेंस स्टॉक्स में बिकवाली की। जी, और सवाल सबसे बड़ा ये, लगातार लोग जो दर्शक हमारे साथ पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लगातार हम डिफेंस पे कवरेज दिखा रहे हैं। आज भी अब हमने दोपहर 2:30 बजे हमारा खास सेगमेंट अपलोड किया है कि अभी क्या करें और क्या अभी एवरेजिंग से बचना चाहिए। ज़्यादातर लोग अभी और नीचे जाने पे और ख़रीद रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि अभी एवरेजिंग ना करें और नीचे जा सकते हैं। तो इस पर क्या कुछ लेवल्स हैं, इस डिटेल तमाम लेवल्स को लेकर के बातचीत हमने की है। ये दोपहर 2:30 बजे हमने अपना कार्यक्रम अपलोड किया, आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि एक्सपर्ट की राय यहाँ पर क्या है। चलिए, इस बीच टाटा मोटर्स विदेश में अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। कंपनी इटली की कमर्शियल व्हीकल कंपनी इवेको के अधिग्रहण की तैयारी में है। ये डील करीब $4.5 अरब में हो सकती है। 2008 में हुई टाटा JLR की डील के मुकाबले ये लगभग दोगुनी बड़ी डील होगी। उस समय टाटा मोटर्स ने JLR का अधिग्रहण $2.3 अरब में किया था। सर, इस डील की डिटेल्स क्या कुछ हैं आपके पास, और दोनों कंपनियों की स्ट्रेंथ क्या दिखाई दे रही है? ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी उत्साही और महत्वपूर्ण खबर। हालांकि शुरुआत में जब चर्चाएं थी तो मुझे टाटा मोटर्स के स्टॉक में थोड़ा करेक्शन हुआ था, और वो वजह ये है कि लोग JLR के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा चौकन्ने हैं, लेकिन हमको इसको गहराई से समझते हैं कि टाटा मोटर्स के लिए कितनी बड़ा लीप है और ये कितनी बड़ी डील है। जैसा आपने बताया, $4.5 बिलियन की डील है, टाटा JLR की डील से दोगुनी बड़ी है। इस डील में इवेको का रक्षा व्यवसाय शामिल नहीं होगा, केवल इवेको की ट्रकिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट को टाटा खरीदने जा रही है, जिसमें 27% के आसपास हिस्सेदारी, 27.1% के आसपास हिस्सेदारी टाटा समूह खरीदेगा। बाकी पब्लिक के पास है और पब्लिक ओपन ऑफर भी शायद दिए जाएंगे। इससे टाटा को यूरोपीय बाजार में वाणिज्यिक वाहनों के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए मदद मिलेगी। टाटा को नई तकनीक मिलेगी दुनिया के ट्रक और ईवी बाजार में। इवेको की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इवेको लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के बाजार में करीब 13% का 13.3% का हिस्सा रखती है, और मीडियम और भारी वाहनों के सेगमेंट में 8 से 9% की हिस्सेदारी रखती है। लाइट कमर्शियल व्हीकल की चेसिस के मार्केट में करीब 31% की मजबूत हिस्सेदारी है। तो इवेको यूरोप के बाजार की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रकिंग कंपनी या लार्ज कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। दूसरी चीज़ है कि ये ट्रक, बस और डीजल पावर ट्रेन भी बनाती है, जो यहाँ पर उसने ऐसी तकनीकें विकसित कर दी हैं जो भविष्य में शून्य उत्सर्जन के लिए करीब हैं। आपको पता है कि नए एनवायरमेंट नॉर्म भारत में भी आने वाले हैं, जो ट्रकिंग पर भी और ऑटोमोबाइल वाहनों पर भी लागू होंगे। 2025 में कंपनी ने अपने शेयर्स का नंबर बढ़ाया था, इसलिए इसका बाजार मूल्य करीब $4.9 बिलियन के आसपास है। टाटा नो डाउट भारत की सबसे बड़ी ट्रक कंपनी है। भारी वाहनों में 49% हिस्सेदारी है, LCV में 30% बाजार की हिस्सेदारी है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से करीब 75,000 करोड़ की इनकम टाटा समूह को होती है। JLR और ईवी प्लेटफॉर्म के जरिए 175 देशों में मौजूदगी है, जहां अब टाटा इवेको के साथ अब कारों के समानांतर ट्रक और कमर्शियल व्हीकल भी लॉन्च कर पाएगी। टाटा समूह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे 2045 तक कमर्शियल व्हीकल में ऐसे इंजन लगाने हैं जिनका एमिशन जीरो हो, और वो करने में इवेको टाटा समूह की मदद करेगी। जी, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि टाटा ने जो JLR की डील थी उससे क्या सीखा, और यहाँ पर क्या वो कुछ जो सीख मिली है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि JLR की जब डील हुई थी तो बाजार में बहुत उत्साह नहीं बना था। सरकार टाटा को अपफ्रंट काफ़ी पैसा देना पड़ा था। ये जो डील है, इस डील में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स शामिल हैं। इसको आंतरिक संसाधनों से, विदेशी ऋण से, बॉन्ड से पैसा दिया जाएगा, और ये संकेत मिल रहे हैं कि इसके बाद भी कमर्शियल व्हीकल का डील होने के बाद भी कमर्शियल व्हीकल का व्यवसाय कैश पॉजिटिव रहेगा। पर JLR की खरीद को शुरुआत में पुल जी आलोचना मिली थी। यह माना जा रहा था कि कंपनी ने काफ़ी पैसा लगा दिया, एक प्रीमियम ब्रांड खरीद लिया
जिसकी भारत में कोई मांग नहीं है। लेकिन आप ध्यान दें कि जेएलआर के आने के बाद टाटा समूह का पूरा पूरा कलेवर ही बदल गया। जेएलआर की तकनीक के साथ ब्रांड का विकास हुआ, इनोवेशन हुआ, और उसके बाद ही जो नई कारें आपको हैरियर और जो टाटा की नई वाहन निकल कर आए, उसमें जेएलआर से रिश्तों में जो तकनीक मिली उसका फायदा दिखाई दिया, और टाटा समूह, टाटा की कारें खासतौर से पैसेंजर व्हीकल बाजार में पहले नंबर पर पहुंच गए, बाजार की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। तो इवेको के साथ भी जेएलआर वाली रणनीति अपनाई जाएगी। जेएलआर से डिजाइन और इंजीनियरिंग में नेतृत्व मिला था, जिससे कार मार्केट बेहतर हुआ था। विवेको से यूरोप की ट्रक की तकनीक मिलेगी, जिससे टाटा समूह को घरेलू बाजार में तो अच्छे और हाई क्वालिटी ट्रक लॉन्च करने का मौका मिलेगा ही, इसके साथ ही ग्लोबल बाजार में भी नई तकनीक के ट्रक पहुंचाने में मदद मिलेगी। और टाटा समूह की योजना भी ये है कि वो अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाजारों में कमर्शियल व्हीकल के बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक ट्रक भी आने वाले हैं, इसलिए इवेको की तकनीक टाटा समूह के काम आएगी। इसलिए काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण रणनीतिक टेक ओवर है बाजार की दृष्टि से। तो क्या सर ये मतलब लोग जेएलआर की डील की वजह से डर गए, या आखिर में वजह क्या रही? बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आज सुबह से जो एक बार शेयर टूटा तो रिकवरी नहीं आई। 665 का लो लगाने के बाद ये 668 के आसपास क्लोज हुआ। 3.5-4% की का दबाव जो है आज पूरे दिन टाटा मोटर्स के शेयर पे देखने को मिला। तो क्या वही वजह रही कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं और इतनी बड़ी डील को? हाँ, मैं इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं जब स्टॉक प्राइस आज देखा टाटा समूह का, तो लगा कि वो जो जेएलआर डील का, क्योंकि अपफ्रंट जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जो बड़ा कैश फ्लो होगा कंपनी से, वो टाटा समूह के टाटा मोटर्स के निवेशकों को थोड़ा चौंका रहा है, डरा रहा है, या उनको सशंकित कर रहा है। ये लगभग वैसा ही फिनोमेना जैसे मैंने कहा जेएलआर के दौर में भी देखा था। लेकिन जेएलआर ने टाटा को बदल दिया, टाटा के कार बिजनेस को पूरी तरह बदल दिया। इवेको भी शायद टाटा के आपका जो एलसीवी बिजनेस है उसके लिए एक बड़ा कैच होने वाला है। तो बाजार की प्रतिक्रिया तात्कालिक थी। जैसे जैसे बाजार इस डील के बाकी ब्योरों को समझेगा और जानेगा, टाटा मोटर्स में हमें फिर से गति मिलती दिखाई देगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी की है। आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान को 6.2% से बढ़ा करके 6.4% कर दिया है। हालांकि यह अनुमान आरबीआई के अनुमान से कम ही है। आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने 2025 के दौरान वैश्विक ग्रोथ 3% रहने का अनुमान लगाया है। सर, ये जो आईएमएफ ने ग्रोथ में इजाफा किया है, अनुमान में इजाफा किया है, इसकी इसके पीछे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं वो? आईएमएफ ने पूरी दुनिया के लिए, ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए भी, चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, सारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी की। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अप्रैल में जब पहला अनुमान आया था, तब ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ काफ़ी ऊंचे होंगे, काफ़ी बड़े होंगे, 35%, 40% के आसपास टैरिफ जाएंगे। और उसके आधार पर आईएमएफ ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक असर का आकलन किया था, और भारत और तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो ट्रंप के टैरिफ से सीधे प्रभावित हो रही हैं, उनके विकास दर के अनुमान में कटौती की थी। लेकिन अब संकेत ये हैं कि हम अगस्त से जिस टैरिफ को 1 अगस्त से जिन टैरिफ को लागू होते देखेंगे, उनमें 15 से 20% के एवरेज टैरिफ हो सकते हैं। कुछ देशों पर 25% होंगे। यानी टैरिफ की मार या टैरिफ का बोझ उतना बड़ा नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के आते समय मार्च और अप्रैल में लग रहा था। इसलिए आईएमएफ ने दुनिया के सभी देशों के विकास दर के आकलनों में थोड़ी बढ़ोतरी की, और यह माना जा रहा है कि टैरिफ मारेंगे, असर करेंगे, पर उतना बड़ा असर नहीं होगा, उतना गहरा असर नहीं होगा ग्रोथ के ऊपर, आर्थिक विकास के ऊपर, जिसकी संभावना मार्च और अप्रैल में बनती दिख रही थी। और इसी सूरत में भारत के लिए भी 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है आईएमएफ के अनुमान में। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.5% से नीचे की विकास दर के अनुमान पहले से भी मौजूद हैं। जैसा आपने बताया, आरबीआई के अनुमान से नीचे है। चीन के लिए भी इंप्रूवमेंट है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए भी इंप्रूवमेंट है। लेकिन अभी भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में ट्रंप के टैरिफ के असर के आकलन को लेकर तमाम चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं, क्योंकि जब टैरिफ आएंगे, दुनिया ने इस तरीके की टैरिफ व्यवस्था देखी नहीं पिछले 75-100 साल से। तो जब ये आएंगे, ये कैसे प्ले आउट होंगे, किस देश में कितने नौकरियां जाएंगी, अमेरिका में कितनी महंगाई बढ़ेगी, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए आने वाले समय में अनुमानों में फिर संशोधन हो सकता है। जी, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अगर अमेरिका की ट्रेड डील नहीं होती है तो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। डील की डेडलाइन 1 अगस्त है और आशंकाएं इस बात की हैं कि 1 अगस्त तक डील की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि डील पर बातचीत के लिए अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल
25 अगस्त को भारत आएगा। सर, डील की संभावनाएं तो अब लगभग खत्म है और अब ट्रंप ने भारत को लेकर के जो संकेत दिए हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, हम लोग बोनस पॉइंट में विपुल जी लगातार जब से चर्चा शुरू हुई कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डील सबसे कठिन है, संधि सबसे कठिन है, मतलब ईयू से और जापान से भी कठिन है, क्योंकि भारत के लिए बहुत सारे डायमेंशन और पैरामीटर हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप भारत को सहमत करना चाहते हैं और भारत के लिए सहमत होना बेहद मुश्किल है। और इसलिए इतनी लंबी वार्ताएं चली। इतने दौर की वार्ताएं तो शायद किसी देश के साथ नहीं हुई होंगी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, जितनी भारत के साथ हुई। और भारत तो तब से उत्सुक है जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आए हैं, पर बात नहीं बनी, बिगड़ भी गई। तो अब संभावना यह है कि टैरिफ नोटिफिकेशन आने वाले हैं, अगले 1-2 दिन में टैरिफ नोटिफिकेशन आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 से 25% टैरिफ का संकेत दिया है। हम लोग भी कल चर्चा में आपसे कह रहे थे कि 15 से 20% का स्तर इससे थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। अगर भारत पर 25% टैरिफ आते हैं तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो बड़ा व्यापार घाटा है उसे टारगेट किया है और उसे आधार बनाकर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। 25% का फ्लैट टैरिफ अगर होता है तो भारतीय निर्यात के लिए बड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण खबर है, परेशान करने वाली खबर है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। टैरिफ अगर 20% की सीमा में आते हैं तो थोड़ा सा असर है, पर असर तो होगा ही, क्योंकि भारतीय निर्यातकों को अमेरिका के बाजार में बेहद कम टैरिफ देना पड़ता था। लेकिन संधि की संभावना अब घटती चली जा रही है। एक बार फिर दोनों देश शायद अगस्त में बैठेंगे, तब इस पर चर्चा हो पाएगी। तो अब इंतजार इस बात का है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में व्हाइट हाउस से टैरिफ के नोटिफिकेशन निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि भारत के साथ एक और बड़ी अर्थव्यवस्था है विपुल जी, जिसको लेकर भी तमाम कयास और चुनौतियां हैं, वो कोरिया की अर्थव्यवस्था है। कोरिया के लिए भी कोई संधि की सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो कोरिया पर भी लोगों की निगाहें कि कोरिया पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के टैरिफ लगाते हैं, क्योंकि जापान और चाइना के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा है। जी, इस बीच अमेरिका में माल ढुलाई के बाजार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट कंपनी यूनियन पैसिफिक ने दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी नॉरफ्लॉक सदर्न को $85 अरब में खरीदने की पेशकश की है। इस वजह से अमेरिका का पहला कॉस्ट टू कॉस्ट माल ढुलाई रेल नेटवर्क बनेगा, जो कि अमेरिका के 43 राज्यों में 100 से ज़्यादा बंदरगाहों को जोड़ेगा। ये नेटवर्क लगभग 50,000 मील लंबा होगा। सर, ये डील सबसे बड़ा विलय क्यों माना जा रहा है और इसमें क्या कुछ मुश्किलें हो सकती हैं? हाँ, अमेरिका के इतिहास में रेलरोड कंपनियों का बड़ा योगदान है और बड़ा दिलचस्प और बहुत रोमांचक इतिहास है रेलरोड कंपनियों का अमेरिका में। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलय है। इससे जो कंपनी बनेगी, जो आपने बताया कि 100 बंदरगाहों को जोड़ेगी, 50,000 मील का होगा, 43 राज्यों में फैलेगा। नॉरफ्लॉक सदर्न और यूनियन पैसिफिक के दो सबसे बड़े ऑपरेटर्स हैं इस समय बाजार के, और दोनों ने एक दूसरे का विलय करने का फैसला किया, जिसमें कि यूनियन पैसिफिक नॉरफ्लॉक्स का अधिग्रहण कर रहा है। मर्जर के बाद इस कंपनी की जो वैल्यूएशन होगा वो $250 बिलियन के आसपास होगा। बहुत बड़ी कंपनी होगी और ये माना जा रहा है कि दोनों कंपनियां एक दूसरे से मिलने से करीब सालाना $2.75 अरब की लागत और नेटवर्क में बचत करेंगी। कोस्ट टू कोस्ट मतलब अमेरिका के दोनों तटों पर, पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ने वाला एक सीधा नेटवर्क बनेगा, जो कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी चीज है। नई कंपनी पहला क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेटवर्क होगा, जिसमें कि एक कंपनी पूरे अमेरिका में बिना रुकावट के ट्रेन चलाएगी। 1 से 2 दिन कम समय लगेगा चलने में, नए रास्ते खुलेंगे और जो रोलिंग स्टॉक्स हैं उनका का बेहतर उपयोग होगा। 2-3 और कंपनियां हैं, BNSF और CSX। माना जा रहा है कि वहां भी मर्जर हो सकता है। ये जो कंपनी है, इसके बाद अमेरिका में इस विलय के बाद अमेरिका में केवल 4 प्रमुख रेल कंपनियां बचेंगी और यहीं से चुनौती शुरू होती है। अमेरिका के नियामक प्रतिस्पर्धा के मामले में इस विलय पर सवाल उठा सकते हैं, इसे रोक सकते हैं। विलय तो हो गया है। अमेरिका का जो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड है वो इस विलय की जांच कर रहा है। 1996 में भी एक समस्या ऐसी आई थी जब यूनियन पैसिफिक ने सदर्न पैसिफिक का मर्जर किया था और इसमें देरी हुई थी क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं आए थे। 2 साल तक का समय लगा था। इसके अलावा जो कर्मचारी संगठन है दोनों कंपनियों के, वो भी इस विलय का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि नौकरियों में छटनी होगी और कंपनियां मुनाफे की तरफ देख रही हैं, कर्मचारियों की सुरक्षा को, कर्मचारियों के वेतन और रोजगारों को वरीयता नहीं दे रही हैं। दूसरी बात, शिपर्स ये मान रहे हैं कि अगर ये विलय होता है तो कंपनी के पास इतनी ताकत होगी कि वो बाजार में टैरिफ के मार्केट में अपने तरह से कीमतें बढ़ा सके। जी,
चलिए, तो अब इसी के साथ जो है इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। आयुष्मान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए बोनस पॉइंट में इतना ही। आप लोग अपनी टिप्पणियों के ज़रिए, अपने संदेशों के ज़रिए हमें बताते रहिए हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। कोई सुझाव है तो अवश्य भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सुझावों पर अमल करने के लिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।